हेलो स्टूडेंट, स्वागत करते हैं आप सबका अपने यूट्यूब चैनल एग्लो एडुकोर में। तो आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th साइंस का एक नया चैप्टर, दैट इज फोर्थ चैप्टर, चैप्टर नंबर 4, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। ठीक है, चैप्टर का नाम है कार्बन और उसके यौगिक। तो आपको पहले से ही पता है कि कार्बन जो हुआ करता है वो एलिमेंट है एक। ठीक है, कार्बन क्या है? एक एलिमेंट हुआ करता है और इसका एटॉमिक नंबर भी आप सबको पता होगा कि कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 हुआ करता है। ठीक, ये तो आपको पता है, आप क्लास 8 से 7 से पढ़ते आ रहे हैं कि कार्बन क्या है, उसका एटॉमिक नंबर क्या है और ये होता क्या है। और इतना भी पता होगा कि ये एलिमेंट जो है एक प्रकार का हमारे पास में नॉन मेटल है। ठीक है, नॉन मेटल है। ठीक, ये भी पता है आपको। तो यहाँ पे हमको इसके बारे में इतनी सारी चीज़ें, ये एलिमेंट है, इसका एटॉमिक नंबर क्या है, ये मेटल है, नॉन मेटल, ये सारी चीज़ें नहीं पढ़नी है क्योंकि ये सारी चीज़ें हम पढ़ के आ चुके हैं। तो यहाँ पे हमको पढ़ना है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। ठीक है, कार्बन के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी हमको चाहिए जो हम नहीं जानते हैं, और इनके यौगिकों के बारे में हमको पढ़ना है कि आखिर कार्बन के कंपाउंड्स कौन कौन से हैं। तो आपको जानकर आश्चर्यचकित होंगे आप बहुत ज़्यादा कि जो कार्बन के कंपाउंड्स हैं, ये दुनिया में एक अकेला ऐसा एटम है कार्बन जिसके सबसे ज़्यादा कंपाउंड हुआ करते हैं। जैसे आप बात करें, मैं एग्जांपल से आपको समझाता हूँ। जैसे आप बात करें H2O की, तो हाइड्रोजन का ये क्या है? एक कंपाउंड है। H2O में हाइड्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो H2O है ये किसका कंपाउंड है? हाइड्रोजन का। ठीक है, हाइड्रोजन एटम का। और ये हम इसको ऐसा भी कर सकते हैं कि ऑक्सीजन एटम का कंपाउंड है, क्योंकि दोनों चीजें हैं इसमें। तो ये एक कंपाउंड बन रहा है। फिर ऐसे ही हम बोल दें कि क्या CO2, यानी H2O ऑक्सीजन का कंपाउंड है, CO2 में भी O है तो ये भी ऑक्सीजन का कंपाउंड है। तो ऐसे ये अलग अलग कंपाउंड है किसके? ऑक्सीजन के। ऐसे ही हमारे पास में कार्बन के भी बहुत सारे अलग अलग कंपाउंड हो गए। मैं एग्जांपल से बात करूं, जैसे CH4 है, ये कार्बन का एक कंपाउंड है। CO2 ये कार्बन का कंपाउंड है ही। C2H6 ये कार्बन का कंपाउंड है। तो इसी तरीके से मैं बात करूं तो जो कंपाउंड्स हैं कार्बन के इतने ज्यादा हैं पूरे हमारे यूनिवर्स में। सबसे ज्यादा कंपाउंड किसके होते हैं? केमिस्ट्री में बात करें तो कार्बन के ही कंपाउंड है। इसीलिए एक अलग ब्रांच ही हमने बना दी है, ठीक है, कार्बन को पढ़ने के लिए। कि केमिस्ट्री के जो हम आप जानते होंगे, केमिस्ट्री को 4 भागों में बांटा गया होगा। कुछ लोग 3 पार्ट जानते होंगे केमिस्ट्री के, लेकिन मैं आपको बताता हूं कि केमिस्ट्री कितने भागों में बांटा गया है। 4 भागों में, 4 पार्ट्स हैं केमिस्ट्री के। सबसे पहला आपको पता होगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, यही है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जिसमें हम कार्बन के बारे में पढ़ते हैं। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम केवल और केवल कार्बन के बारे में ही पढ़ते हैं। तो सोचिए, केमिस्ट्री की एक अकेली ब्रांच जिसमें हम केवल कार्बन के बारे में ही पढ़ते हैं। हमको पता है 118 तत्वों के बारे में, 118 एलिमेंट पता है, लेकिन एक अकेला एलिमेंट कार्बन के लिए हमने पूरी एक अलग से ब्रांच ही बना दी। तो आप सोच सकते होंगे कि कितने ज्यादा कंपाउंड्स हुआ करते होंगे कार्बन के। दूसरा ब्रांच का नाम है हमारा ऑर्गेनिक के बाद इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, जिसको ऑर्गेनिक को हिंदी में कार्बनिक रसायन भी बोलते हैं। ध्यान दीजिएगा हिंदी मीडियम वाले, तो ऑर्गेनिक को कार्बनिक रसायन बोलते हैं, इनऑर्गेनिक को अकार्बनिक, ठीक है, रसायन बोलते हैं। यानी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री हमारी दूसरी ब्रांच होती है केमिस्ट्री की। तीसरी जो ब्रांच है हमारी वो है फिजिकल केमिस्ट्री। ठीक है, फिजिकल केमिस्ट्री को हम बोलते हैं भौतिक रसायन। ठीक है, और एक जो हमारा है लास्ट वाला पार्ट, ये लोगों को नहीं पता होता है, बेसिक सबको पता होता है, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, फिजिकल केमिस्ट्री। लेकिन एक और ब्रांच हुआ करती है फोर्थ, दैट इज एनालिटिकल केमिस्ट्री। ठीक है, एनालिटिकल केमिस्ट्री। तो एनालिटिकल केमिस्ट्री भी केमिस्ट्री की एक ब्रांच हुआ करती है, इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। इसमें हम एनालाइज करते हैं कंपाउंड्स को, ठीक है, और किसी भी एलिमेंट्स के उसके बारे में पता करते हैं। ज़्यादातर लैब की चीज़ें होती हैं, इसको हमने लैब के लिए कर सकते हो, अलग से हम इस ब्रांच को पढ़ते हैं। तो ये ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, फिजिकल। तो ऑर्गेनिक हमारी अकेली पूरी की पूरी कार्बन पर ही आधारित है और कार्बन के कंपाउंड्स पर आधारित है। तो अब आप बात सोचते होंगे कितने सारे कार्बन के कंपाउंड्स हैं, हमको दिखाई क्यों नहीं देते? तो आपको जान के हैरानी होगी कि जो कुछ भी आपके आसपास दिखाई दे रहा है उसमें से ज्यादा चीजें कार्बन की बनी हुई है। जी हाँ, बिल्कुल। जैसे मैं ये मार्कर यूज कर रहा हूं तो ये मार्कर भी किसका बना हुआ है? कार्बन का बना हुआ है। व्हाइट बोर्ड कार्बन का बना हुआ है। यहां तक कि हम लोग भी कार्बन के ही बने हुए हैं। ठीक है, आपके सामने जो कैमरा, जो मोबाइल में रिकॉर्ड हो रही चीजें, तो मोबाइल भी हमारी कार्बन की बनी हुई है। ट्राइपॉड जो है कार्बन का बना हुआ है। तो जितनी चीजें आपको दिखाई दे रही है, ऊपर मेरे बल्ब लगा हुआ है, कि ये भी कार्बन का बना हुआ है। तो जितनी चीजें आपके आसपास दिखाई देंगी, कागज से लेके कुछ भी हम बुक्स यूज करते हैं, ठीक है, बैग्स, ये सारी चीजें, सब कुछ जो हम पहनते हैं, हमारे कपड़े, ठीक है, जो भी हमारे हैं स्लीपर्स वगैरह, सारे के सारे कार्बन के ही बने होते हैं। तो आप अब अंदाज आपको लग गया होगा कि आखिर कार्बन के इतने ज्यादा यौगिक हैं कहाँ पे। तो हमारे आसपास ही हैं सारे के सारे कार्बन के यौगिक।
अब आखिर ये आप सोच रहे होंगे कि सर ऐसे कैसे कह दे रहे हैं कि ये सब कार्बन के बने हुए हैं। तो इसके लिए आप ध्यान दीजिए, एक दिमाग में बात बैठा के रखिए कि किसी चीज को अगर हम जलाएं, ठीक है, किसी को अगर हीट करते हैं या जलाते हैं अगर हम, तो वहां से क्या होता है, हम जानते हैं धुआं निकलता है अक्सर, ठीक है, धुआं निकलेगा वहां से। और धुआं ज्यादातर CO2 का होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का। अगर किसी चीज को जलाने पे वहां से कार्बन डाइऑक्साइड निकल रही है तो इसका मतलब उसमें कार्बन है, ठीक है, इसी से हमको पता चल जाता है। जैसे हम इसको जलाएंगे तो उसमें से भी कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी, किसी और चीज को, अपने कपड़े को जलाएगा कोई तो उसमें से भी कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी। तो कहीं से भी अगर कार्बन बर्न होता है, आपने पहले ही चैप्टर में पढ़ा है कौन सा, एडिशन रिएक्शन में, कि कार्बन प्लस ऑक्सीजन आगे चल के कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा। तो किसी भी अगर मटेरियल में कार्बन है उसको हम जला रहे हैं ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड बनना ही बनना है। तो ये सारी चीजें हैं। तो कार्बन के कंपाउंड्स के बारे में मैंने आपको थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन दी। अब इस चैप्टर में जो हमारा बेसिक जहां से स्टार्ट करना है चैप्टर को, वो है हमारा बॉन्डिंग इन कार्बन, ठीक है, कार्बन में आबंधन, यानी कार्बन में बॉन्ड कैसे बनता है, कार्बन के एलिमेंट्स जो है वो बॉन्ड कैसे बनाते हैं, इसी के बारे में हमको इस चैप्टर में पढ़ना है। तो उसी को स्टार्ट करते हैं हम। तो देखिए, बॉन्डिंग पढ़ने से पहले आपको वैलेंसी पता होनी चाहिए, यानी क्लास 9th की चीजें आपको पता होनी चाहिए। क्लास 9th की का 3rd चैप्टर और 4th चैप्टर अगर आप नहीं पढ़े हुए हैं तो इस वीडियो को देखने से आपको बहुत ज़्यादा हेल्प नहीं मिलने वाली है, क्योंकि अगर आप क्लास 9 से आपको वैलेंसी नहीं पता होगी क्या होता है, आपको एटॉमिक नंबर नहीं पता होगा कार्बन का, आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालना नहीं आता होगा, तो यहाँ पे थोड़ी सी आपको दिक्कत होने वाली है। और उस दिक्कत को भी आप दूर कर सकते हैं। आप जाइए क्लास 9th की 3rd चैप्टर, ठीक है, 3rd चैप्टर जो 9th का है, और 4th चैप्टर उसको आप पढ़ के फिर आइए इसको देखने के लिए, ठीक। तो देखिए यहाँ पे क्या है, आपको मिल जाएंगी वीडियो 3rd और 4th चैप्टर की मेरे ही चैनल पे अपने। तो यहाँ पे क्या होगा कि जैसे कार्बन है हमारे पास में, तो कार्बन का एटॉमिक नंबर आपको पता होना चाहिए कि 6 होता है। अब ये क्या होता है सर एटॉमिक नंबर, आप 9th में पढ़ चुके हैं कि किसी भी एलिमेंट का जो एटॉमिक नंबर होता है जिसको हम लोग Z से डिनोट करते हैं, जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, हाइड्रोजन का 1, हीलियम का 2, लिथियम का 3, ऐसे करके आगे। तो कार्बन 6ठे नंबर पे आता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है, और इसको Z से दिखाते हैं, परमाणु क्रमांक जिसको बोलते हैं। और जिस भी एलिमेंट में जितना उसका Z होता है, यानी जितना उसका परमाणु क्रमांक होगा, उसमें उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है, 6 इलेक्ट्रॉन भी इसमें होंगे और 6 ही इसमें प्रोटॉन भी होंगे। अगर इस पे कोई चार्ज नहीं है तो ये इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और परमाणु क्रमांक तीनों बराबर होते हैं। कब? जब इस पे चार्ज नहीं है। अगर चार्ज होगा तो ये इलेक्ट्रॉन का नंबर थोड़ा सा कम ज्यादा हो सकता है, वो हम लोग आगे बात डिस्कस कर लेंगे इस बात को। तो अब देखिए, एटॉमिक नंबर से हम इसको क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, यानी हम ये पता लगाने का प्रयास करते हैं कि ये जो कार्बन का एटम है इसमें इलेक्ट्रॉन किस तरीके से व्यवस्थित हैं, उसी को तो हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक। तो कैसे व्यवस्थित है, हम जानते हैं कि परमाणु जो होता है उसमें बीच में न्यूक्लियस यानी नाभिक होता है, और उस नाभिक के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। ये भी क्लास 9th का चैप्टर आपको सिलेबस है, पूरा का पूरा पढ़ना है। तो ये न्यूक्लियस है, तो इसमें क्या है, कार्बन में 6 प्रोटॉन है, और प्रोटॉन कहाँ पाए जाते हैं, न्यूक्लियस में। तो सारे के सारे 6 प्रोटॉन यहाँ पाए जाएंगे। फिर हमारा ये सेल है, K सेल, L सेल, फिर इसके बाद M सेल। आप क्लास 9th में सब पढ़ के आ चुके हैं, मैं फिर भी एक बार आपको रिवाइज करके बता रहा हूँ कि K सेल जो है उसमें मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, आपको पता होगा 2n² वाला रूल, ठीक है, बोर-बरी का रूल तो पता ही है कि किसी भी सेल में मैक्सिमम 2n² इलेक्ट्रॉन ही आ सकते हैं, जहां पे n क्या है, नंबर ऑफ सेल है। जैसे पहले सेल में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, n की जगह अगर हम 1 रख देते हैं तो ये हो जाएगा 2 × 1 का स्क्वायर, तो टोटल कितना हो गया 2, यानी फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं आ सकते हैं। और इसके बाद दूसरे सेल की बात करें तो n की जगह 2 रख दो, तो 2 × 2 का स्क्वायर यानी 8, तो दूसरे सेल में 8 इलेक्ट्रॉन। ऐसे ही आप देखेंगे तीसरे में 18 आते हैं, चौथे में 32 आते हैं, पांचवें में 50 आते हैं, ऐसे छठे में ऐसे नीचे चले जाते जाओगे तो आपको पता चलता जाएगा। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है। तो पहले में हम भरेंगे तो फर्स्ट वाले में 2 इलेक्ट्रॉन, मैक्सिमम उससे ज़्यादा भर ही नहीं सकते। बचा कितना, 4 इलेक्ट्रॉन अभी भी बचे हैं, 6 था 2 मैंने भर दिया, 4 अभी भी बचा हुआ है। तो 4 को कहाँ भरेंगे, दूसरे वाले सेल में, यहाँ भरते हैं 1 2 3 4। ये जो मैं डॉट दिखा रहा हूं ये इलेक्ट्रॉन दिखा रहा हूं, इलेक्ट्रॉन को चाहे मैं डॉट से दिखाऊं या हो सकता है मैं इसको क्रॉस से दिखा दूं, ऐसे क्रॉस बना के, ठीक है, ऐसे क्रॉस बना के भी दिखा सकता हूं, ऐसे डॉट बना के भी दिखा सकता हूं। अब इसको लिखने के लिए हम क्या करेंगे कि K में तो 2 इलेक्ट्रॉन है और L में 4 इलेक्ट्रॉन है। अब ये जो सबसे बाहर वाली सेल होती है हमारी, ये, ठीक है, ये वाली सेल, इसमें जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उसको हम बोलते हैं वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन, क्योंकि ये बाहर वाले सेल को बोलते हैं वैलेंस सेल
इसको मैंने इसके पहले वाले लेक्चर में भी यानी पहले वाले चैप्टर में मेटल नॉन मेटल में भी आपको डिस्कस किया हुआ है इसको। तो ये है वैलेंस सेल, और जितने इलेक्ट्रॉन वैलेंस सेल में होते हैं वो होती है वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन। जैसे वैलेंस सेल बाहर वाला है, ये सबसे बाहर का, इसमें 4 इलेक्ट्रॉन, तो वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन 4। और एक टर्म यानी देखो इसको बोलते हैं हिंदी में संयोजी कोष। तो संयोजी कोष में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उसी को हम लोग संयोजी इलेक्ट्रॉन भी बोलते हैं। और संयोजी कोष कौन सा होता है? जो सबसे बाहर होता है। एक सर टर्म आता है वैलेंसी। वैलेंसी कैसे निकालते हैं बच्चों? वैलेंसी को हिंदी में बोलते हैं संयोजकता। तो देखो किसी भी एलिमेंट में सबसे बाहर वाले कोष में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं वही उसकी वैलेंसी होती है। कब? जब इलेक्ट्रॉन का नंबर 1 हो, 2 हो, 3 हो या 4 होता है। अगर 1, 2, 3 या 4 इलेक्ट्रॉन किसी के बाहर हैं तो इसका मतलब उसकी वैलेंसी 1, 2 या 3 या 4 हो सकती है। लेकिन जैसे ही 4 से ज्यादा, जैसे यहाँ पे कार्बन के बाहरी कोष में 4 इलेक्ट्रॉन है तो कार्बन की वैलेंसी कितनी होगी? 4। लेकिन 4 से ज्यादा जब हो जाएगा, जब कभी 5 हो जाता है किसी के बाहरी कोष में, यहां मान लो अभी 5 इलेक्ट्रॉन होता है, जैसे नाइट्रोजन के केस में बात करें तो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 होता है, तो हम जानते हैं इसको 2 और 5 हम लिख सकते हैं। तो 2, 5 लिखेंगे तो सबसे बाहर 5 इलेक्ट्रॉन, तो अब इसकी वैलेंसी 5 नहीं होगी, ध्यान दीजिएगा। 1 इलेक्ट्रॉन होता बाहर में तो 1 उसकी वैलेंसी होती, 2 इलेक्ट्रॉन होता तो 2 होती, 3 इलेक्ट्रॉन होता 3 होती, लेकिन 4 इलेक्ट्रॉन होता तो 4 होती। 5 हो जाए, 4 से ज्यादा हो जाए तो उसकी वैलेंसी को हम 8 माइनस करके लिखते हैं। कितना? 8 - 5, यानी इसकी वैलेंसी 3 होगी। किसी के बाहरी कोष में 6 इलेक्ट्रॉन हो जाए तो इसका मतलब 8 - 6 यानी 2 इसकी वैलेंसी होगी। यानी यहां नाइट्रोजन की वैलेंसी क्या है? 5 नहीं 3 है। 3 कहां से आया था? 8 में से मैंने 5 को घटा दिया तो 3 आ गया। ये ऑक्टेट रूल से आ रहा है, ठीक है, इसको ध्यान दीजिएगा। ऑक्टेट रूल इसीलिए बता रहा हूं, क्लास 9th को अच्छे से पढ़े होंगे तो आपको सब कुछ समझ में आता होगा यहाँ पे। ऐसे ही किसी के बाहरी कोष में 7 इलेक्ट्रॉन है तो उसकी वैलेंसी क्या हो जाएगी? 1। किसी के बाहरी कोष में 8 इलेक्ट्रॉन है तो उसकी वैलेंसी क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। बस 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो ही नहीं सकते, ये भी मैंने रूल पढ़ा है कि बाहरी कोष में 8 से इलेक्ट्रॉन से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकते। तो ये हो गया हमारा कैसे हम वैलेंसी निकालते हैं और कार्बन की वैलेंसी क्या है। अब देखिए वैलेंसी निकालने के बाद आपको अगर वैलेंसी निकालना आ गया तो इसका मतलब ये है कि आप बॉन्ड बना सकते हैं, यानी आप 2 एलिमेंट्स को आपस में कंबाइन कर सकते हैं और कोई नया कंपाउंड बना सकते हैं। तो कंपाउंड कैसे बनता है आपको पता ही है, 2 एलिमेंट जब मिल जाते हैं तो उससे कंपाउंड नया बन जाता है। अब जैसे कार्बन हमारा एक एलिमेंट है और मैं इसके साथ कोई दूसरा एलिमेंट कंबाइन करना चाहता हूं तो उसी से हमारा क्या बनेगा? बन जाएगा हमारा कोई नया कंपाउंड। तो कंपाउंड का फॉर्मेशन मैंने बताया था इसके पहले वाले चैप्टर हमारे मेटल और नॉन मेटल में। जैसे मैंने NaCl कैसे बनता है इसको बताया है, ठीक है, या MgO कैसे बनता है इसको मैंने बताया था। NaCl के बारे में बताया, MgO के बारे में बताया। तो ये दोनों जो कंपाउंड है बच्चों ये आयनिक कंपाउंड है, ठीक है। ये कैसे हैं? आयनिक कंपाउंड। कैसे बनते हैं मैं एक बार रिकॉल करता हूं आपको कि सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वहां पे 11 होता था तो इसका 2, 8, 1, ठीक है, ऐसे इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे। क्लोरीन का जो होता है वो 17 होता था तो हम इसको लिखते थे 2, 8, 7। लेकिन क्या करते थे हम? अष्टक नियम के अनुसार, याद कीजिए ऑक्टेट रूल के अकॉर्डिंग, ये किसी भी बाहरी कोष में अगर 8 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं तो वो अक्रिय संरचना इनर्ट गैस की स्ट्रक्चर को पा लेता है और वो किसी से रिएक्ट नहीं करता और अपना स्टेबल हो जाता है। इसी तरीके से सोडियम को स्टेबल होने के लिए इसका जो बाहर में 1 इलेक्ट्रॉन है ये किसको यहां से निकालना पड़ेगा। निकालने के लिए यानी किसी के ऊपर से इलेक्ट्रॉन निकल गया तो इसके बाद उसके ऊपर क्या आता है? प्लस चार्ज आता है, Na+ आता है। यानी Na 1 इलेक्ट्रॉन निकाल के आसानी से अपना स्टेबल हो सकता है तो इसके ऊपर Na+ आ गया। ऐसे ही Cl के बाहरी कोष में 7 इलेक्ट्रॉन था तो वो कहीं से 1 इलेक्ट्रॉन लेके अपना 8 कर सकता है। तो जब 1 इलेक्ट्रॉन किसी से ले लेगा तो यानी इलेक्ट्रॉन का आना किसी के ऊपर माइनस चार्ज आना, 1 इलेक्ट्रॉन आना यानी 1 माइनस, 1 इलेक्ट्रॉन जाना यानी 1 प्लस। तो इलेक्ट्रॉन आना माइनस चार्ज आएगा, इलेक्ट्रॉन को देना प्लस चार्ज। इसको मैंने ट्रिक से भी आपको बताया है कि किसी को इलेक्ट्रॉन देना यानी जो धनी होगा वो देगा तो उसके ऊपर धन चार्ज आएगा और जो ले लेगा किसी से वो ऋणी हो जाएगा, उसके ऊपर माइनस चार्ज आएगा, ठीक। तो ये Cl- हो गया। अब दोनों अपना स्टेबल है, लेकिन एक अंतर यहाँ पे ये भी है कि इसके ऊपर प्लस चार्ज आया है, इसके ऊपर माइनस चार्ज आया है और यहाँ पे आकर्षण बल एक उत्पन्न होगा दोनों के बीच में, Na+ और Cl-, और ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स विद्युत आकर्षण बल यहाँ पे लगेगा और
स्थिर विद्युत बल के द्वारा ये क्या होंगे, एक दूसरे के पास आएंगे और ये NaCl कंपाउंड बना लेगा। तो इसको हम बोलते थे आयनिक कंपाउंड। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आयन का डेवलपमेंट हुआ था। ठीक है, यहाँ एक प्लस आयन बना था, यहाँ पे एक माइनस आयन बना था। लेकिन तो इसको आयनिक कंपाउंड बोलते हैं। और आयनिक कंपाउंड की कुछ प्रॉपर्टीज भी हम लोग पढ़े थे कि इसका गलनांक बहुत ज्यादा होता है, क्वथनांक बहुत उच्च होता है इसका। ठीक है, ये जल में आसानी से घुल जाते हैं, ऐसा कुछ हम लोगों ने पढ़ा था। घुलते क्यों है? क्योंकि पानी में डालेंगे तुरंत फिर से आयंस में टूट जाएंगे, आसानी से घुल जाएंगे। गलनांक क्वथनांक हाई क्यों होता है? क्योंकि इतनी ज्यादा फोर्स से अट्रैक्ट रहते हैं एक दूसरे से प्लस माइनस से कि जल्दी टूटना ही नहीं चाहते। तो इसकी मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट बहुत हाई होती है और वाटर में अच्छे से सॉल्युबल भी होते हैं। यानी दो प्रॉपर्टीज की पढ़ी थी, सॉल्युबल इन वाटर यानी जल में ये घुलनशील होते हैं, घुल जाते हैं। और दूसरा क्या है? हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। तो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट इसका क्या होता है? बहुत ही हाई होता है। अब बात करते हैं कार्बन की। क्या कार्बन भी ऐसे ही इलेक्ट्रॉन को दे के, इलेक्ट्रॉन को लेके स्टेबल हो सकता है? तो आते हैं अपने कार्बन के पास फिर से। तो देखिए, कार्बन के बाहरी कोश में 4 इलेक्ट्रॉन है। कितने इलेक्ट्रॉन है बच्चों? 4। अब क्या हमको इसको 8 करने के लिए क्या करना पड़ेगा? 4 इलेक्ट्रॉन कहीं से लेना पड़ेगा। और जब इसको 4 इलेक्ट्रॉन हम कहीं बाहर से दे देंगे तो ये तो स्टेबल हो जाएगा, लेकिन इसके ऊपर कितने माइनस आएंगे? 4 माइनस आ जाएगा। अब सोचो, इस कार्बन के पास 6 इसका एटॉमिक नंबर, यानी इसके पास प्रोटॉन तो 6 है, लेकिन इलेक्ट्रॉन कितना हो गया? 6 इसका पहले से और 4 और आ गए, यानी इलेक्ट्रॉन हो गए 10। सोचो, 6 प्रोटॉन बेचारा अकेले 10 इलेक्ट्रॉन कैसे संभालेगा? आप खुद सोचिए। जो यहां पे क्या था सोडियम के केस में कि 10 हमारे पास में इलेक्ट्रॉन हो गए थे, 11 प्रोटॉन था। 1-2 का अंतर होता तो काम चल जाता। यहां तो 4-4 का अंतर हो रहा है कि 10 प्रोटॉन को 6 प्रोटॉन क्या करता है? बड़ी आसानी से 6 इलेक्ट्रॉन को खींच के रखेगा। जैसे अभी मैंने यहाँ पे स्ट्रक्चर बनाया था, ये नाभिक था, इसमें प्रोटॉन था, इसके बगल बगल इलेक्ट्रॉन थे। तो अब यहाँ पे अगर नाभिक में 10 प्रोटॉन है तो 10 इलेक्ट्रॉन को बगल से खींच के रखेगा। लेकिन अगर नाभिक में 6 ही प्रोटॉन है और इलेक्ट्रॉन हमारा 10 हो जाए, जैसे C माइनस 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 में हो रहा है, ठीक है, C4 माइनस, इसको शॉर्ट में लिख सकते हैं C4 माइनस। तो C4 माइनस में क्या हो रहा है कि इलेक्ट्रॉन 10 हो गए हैं और 10 इलेक्ट्रॉन को 6 प्रोटॉन के द्वारा पकड़ना मुश्किल हो जाएगा थोड़ा सा। और जब ये मुश्किल हो जाता है 6 प्रोटॉन के, तो ये अनस्टेबल हो जाता है, अस्थायी हो जाता है। कौन बोले इसको अस्थायी होने के लिए? जैसे ये अपना 8 लेके अस्थायी हो जाता था आराम से, ये अस्थायी हो जाता है। तो ऐसा जल्दी नहीं पॉसिबल होता है लेकिन कहीं कहीं पे, हमेशा ये पॉसिबल नहीं है। दूसरा काम कि C ये भी कर सकता है कि 4 जो लिया था तो 4 दे दे किसी को, तो इसके बाहरी कोश में 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। और हम जानते हैं कि 2 हीलियम जो होता है हमारा, उसमें बाहरी कोश में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और वो भी अक्रिय गैस की तरह काम करता है। तो ऐसा भी हो सकता है। लेकिन जब ये 4 दे देगा तो फिर से वही दिक्कत हो जाएगी। क्या दिक्कत होगा कि जब C प्लस 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 बन जाएगा 4 बार प्लस, यानी जैसे C4 माइनस बना था ऐसे ही C4 प्लस बन जाएगा। और जब C4 प्लस बन जाएगा इसका मतलब इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है? इलेक्ट्रॉन इसके 2 हो गए। कितने इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन। क्यों? क्योंकि 4 जो 6 थे जिसमें से 4 तो दे दिया किसी को, तो 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। और प्रोटॉन कितने हैं? 6 प्रोटॉन। तो फिर से वही चीज कि 6 प्रोटॉन मिलके 2 इलेक्ट्रॉन को खींच लेंगे तो एकदम चला जाएगा नाभिक के पास। ठीक है, तो ये भी अनस्टेबल, तो ये अनस्टेबल बनता है, अनस्टेबल यानी अस्थायी हो जाते हैं। यानी कार्बन अक्रिय संरचना को प्राप्त करने के लिए, इनर्ट गैस के रूप में व्यवहार करने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन लेना पड़ेगा इसको और 4 इलेक्ट्रॉन देना पड़ेगा, जो कि दोनों के दोनों क्या है? पॉसिबल नहीं है। पॉसिबल तो है लेकिन बहुत कंडीशन, कुछ कंडीशन हमको अप्लाई करनी पड़ेंगी, वहां पे ये पॉसिबल है, वरना ये पॉसिबल नहीं है। तो सर अब बताइए, अब ये क्या करे बेचारा? अब क्या ये बॉन्ड ही नहीं बनाएगा? क्या ये आयनिक बॉन्ड नहीं बनाएगा? तो बिल्कुल ये आयनिक बॉन्ड नहीं बनाता। ध्यान दीजिएगा, आयनिक बॉन्ड कौन बनाता है? आयनिक बॉन्ड जब एक मेटल और एक नॉन मेटल मिलता है तभी बनता है। लेकिन कार्बन जो है आयनिक बॉन्ड नहीं बना सकता, क्योंकि इसके ऊपर तो चार्ज ही नहीं आ रहा है। जब चार्ज ही नहीं आ रहा है तो आयनिक बॉन्ड कहां से बनेगा? आयनिक बॉन्ड हम जानते हैं कि जब किसी के ऊपर चार्ज आता है तभी बनता है। तो कार्बन तो आयनिक बॉन्ड से हाथ जोड़ लिया, बोला भैया आयनिक बॉन्ड हम नहीं बना पाएंगे, हमारे ऊपर 4-4 प्लस 4-4 माइनस आप लोग दे रहे हो, कहां से हम आयनिक बॉन्ड बनाएंगे? तो इसके लिए एक हमारा नया बॉन्डिंग का तरीका खोजा गया, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या? सहसंयोजक बंध। हिंदी में बोला जाता है सहसंयोजक बंध, या इसी को एक और इंग्लिश में नाम बोलते हैं हम लोग कोवैलेंट बॉन्ड। ठीक है, तो देखिए आखिर ये सहसंयोजक बंध या कोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है। तो अब हम पढ़ने वाले हैं कोवैलेंट बॉन्ड
जिसको हिंदी में बोलते हैं सहसंयोजक बंध। ठीक है, तो देखिए सहसंयोजक बंध में होता क्या है। अब इसी आयनिक बॉन्ड का जस्ट उल्टा, ठीक है, इसकी दो प्रॉपर्टी अगर बात करें तो दोनों प्रॉपर्टी में इसी का उल्टा, अभी नहीं लिखता हूं, थोड़ा सा आपको बता लेता हूं, फिर इसकी प्रॉपर्टी बताता हूं दोनों को कि आयनिक बॉन्ड से ये कैसे अलग है। तो देखिए सहसंयोजक बंध होता क्या है, ये जैसे कार्बन है, ठीक है, ये क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से बनता है। ठीक है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं इसमें, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इसमें क्या होता था, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता था। जैसे Na था और Cl था, तो Na ने अपना इलेक्ट्रॉन Cl को दे दिया था, तो इसमें क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ था। तो आयनिक बंध बनने के लिए इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करना पड़ता है, जबकि कोवैलेंट बॉन्ड बनाने के लिए इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर नहीं होता, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है। शेयरिंग क्या होता है, देखो मैं आपको बताता हूं एक बात। तो जैसे शेयरिंग में, जैसे मान लो दो दोस्त हैं A और B, ठीक है, अगर A के पास कोई बुक है, ठीक है, एक किताब है मान लो A के पास, अब B के पास किताब नहीं है, तो क्या कर सकता है ये कि बोलेगा कि B आप मेरे पास आ जाइए, मैं आपको किताब पढ़ने के लिए दे दूंगा, और A मैं भी खुद साथ में उसको पढ़ूंगा। तो ये जो किताब है ये दोनों एक दूसरे से शेयर कर लिए। शेयर का मतलब किताब तो एक ही है लेकिन काम दोनों का चल रहा है। A को जरूरत पड़ी तो A ने ले लिया, B को जरूरत पड़ी तो B ने ले लिया, इसी को हम बोलते हैं शेयरिंग। तो और ट्रांसफर में अलग चीज हो जाती है। ट्रांसफर में क्या होगा कि A के पास किताब है और B के पास किताब नहीं था, तो A ने कहा चलो मैं तुमको किताब दे देता हूं, हमेशा के लिए दे देता हूं, अब मैं नहीं लूंगा तुमसे किताब। तो ये ट्रांसफर हो गया कि A का किताब B के पास ट्रांसफर हो गया, ठीक है। तो अब इसको A को नहीं मिलेगा वो, लेकिन जब शेयरिंग होगी तो शेयरिंग में ऐसा नहीं होता, शेयरिंग में दोनों साथ साथ उसको लेंगे। तो ये चीजें हैं हमारे पास में, शेयरिंग और ट्रांसफर में अंतर। अभी मैं आपको और एग्जांपल से क्लियर करता हूं इस बात को। ठीक, एक सेकेंड में देखता हूं कैमरे में सारी चीजें आ रही है या नहीं। तो बिल्कुल कैमरे में सब कुछ अभी आ रहा है। तो अब चलते हैं हम लोग, जैसे हाइड्रोजन के गैस कैसे बनता है इसके बारे में मैं बात करता हूं। H2 गैस, ये भी एक प्रकार के कोवैलेंट बॉन्ड के द्वारा यानी सहसंयोजक बंध के द्वारा ही बनता है। तो देखिए ये होता क्या है, कैसे बनता है। जैसे हम जानते हैं हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, यानी हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 होता है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करोगे तो 1 ही होगा। तो H2 में कितने हाइड्रोजन है, 2। और स्ट्रक्चर बनाओगे तो आप पता है आपको कि हाइड्रोजन का ऐसे बनाओगे और हाइड्रोजन के संयोजी इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 1, तो ऐसे बना लेना, ये हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन। फिर क्या करेंगे कि एक और हाइड्रोजन है H2 में, तो एक और बना लो ऐसे। इस भी हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 1, तो एक और हाइड्रोजन यहां ऐसे बनाते हैं और इसके बगल भी इसका इलेक्ट्रॉन लिख देते हैं। तो देखो क्रॉस से क्रॉस वाला इस वाला हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन है, और जो मैंने डॉट से बनाया है ये इस वाले हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन है। 2 हाइड्रोजन है। अब ये हाइड्रोजन क्या चाहेगा बताओ, क्या अष्टक पूरा करना चाहेगा, लेकिन अष्टक के लिए इसको 7 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो इतनी दूर कहे जाएगा ये। सबसे इसके बगल में है हीलियम, हीलियम में कितने होते हैं, 2 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन उसका कंप्लीट ऑक्टेट होता है। और हीलियम से आगे जाएंगे तो नियान का होता है फिर 10, वैसा करना चाहेगा। तो ये हीलियम की तरह आसानी से सोचता है कि 1 इलेक्ट्रॉन हमको कहीं से मिल जाए तो मैं 2 इलेक्ट्रॉन हो जाऊं और हीलियम की तरह मैं भी अक्रिय हो जाऊं, किसी से रिएक्ट वगैरह नहीं करूंगा। तो ये सोच में ये चलता है किसी से ढूंढने, भाई 1 इलेक्ट्रॉन दे दो। तो ये कहता है ये वाला हाइड्रोजन कि अगर मैं तुमको 1 इलेक्ट्रॉन दे दूंगा, ठीक है, ये वाला, तो क्या करूंगा मैं, ये अगर यहां से दे दिया इसको तो इसका तो 0 हो गया, तो ये तो बेचारा टहलेगा पागलों की तरह। तो इसलिए जैसे यहां पे होता था NaCl में, Na दे देता था Cl को, लेकिन Na आराम से खुश था एकदम, क्योंकि Na के पास एक्स्ट्रा था ना, तो इसलिए दे दिया था, तो यहाँ ट्रांसफर कर दिया था पूरी तरीके से। लेकिन यहां अगर ये ट्रांसफर कर देगा, इसके पास 1 है ही, वो भी दे दे उसको, तो क्या होगा, ट्रांसफर वो कर सकता है जिसके पास 3 हो। यहाँ पे जैसे किसी के पास अगर 3 है, जैसे Li के पास 3 होता है, हम जानते हैं, ठीक है, 2 और 1, तो ये क्या करेगा, ये कहेगा ले जाओ मेरे पास एक्स्ट्रा है, तुम ले लो, और मेरा फिर 2 हो जाएगा, तुम भी ले लोगे तो 2 हो जाएगा। तो जो LiH बनता है इससे, वो आयनिक बंध है, क्योंकि Li और H के बीच में ऐसा काम हो सकता है कि इसके पास 1 कम था, इसके पास 1 ज्यादा था, तो इसको ट्रांसफर कर दिया। लेकिन H और H के बीच में, यानी LiH कैसा है, आयनिक बंध है, आयनिक बॉन्ड है। लेकिन H और H के बीच में ऐसा नहीं हो सकता। H और H के बीच में क्या होगा, देखो H और H के बीच में अगर ये इसको दे देगा पूरा अपना इलेक्ट्रॉन, तो इसके पास 0 हो जाएगा। इसलिए कहता है कि ऐसा करते हैं हम दोनों शेयर कर लेते हैं, ठीक है, यही बताया था। शेयर में दोनों का काम चलेगा। ये कहेगा जैसे ये इसका इलेक्ट्रॉन है, कहेगा अच्छा ऐसा करो, ये मेरा इलेक्ट्रॉन है, तुम मुझको शेयर कर दो अपना वाला, ठीक है, ऐसे। तो शेयर कर दिया, तो ये इसका वाला है, लेकिन यूज ये भी कर रहा है, तो इसके पास भी 2 इलेक्ट्रॉन हो गए।
अब ये वाला कहेगा कि मैंने आपको शेयर किया है, आप भी अपना इलेक्ट्रॉन मुझसे शेयर कर लीजिए, तो कहेगा ठीक है शेयर कर लेते हैं, तो ये ऐसे शेयर कर लिया। अब देख रहे हो दोनों एक दूसरे के इलेक्ट्रॉन को शेयर कर लिया, ये इसका इलेक्ट्रॉन लेके काम चला रहा है अपना 2 करके, और ये वाला इसका इलेक्ट्रॉन लेके काम चला रहा है। तो अब इसी शेयरिंग को बोलते हैं हम लोग कोवैलेंट बॉन्ड। और देखो एक इलेक्ट्रॉन इसका और एक इलेक्ट्रॉन इसका, दोनों का एक एक इलेक्ट्रॉन साझा हुआ है, शेयर हुआ है, इसलिए इसको बोलते हैं H, और ऐसे दिखाते हैं सिंगल बॉन्ड, ठीक है H। ये क्या है H, सिंगल बॉन्ड H। एक हम लोग हाइफन इस तरीके से लाइन खींचते हैं छोटी सी, तो इसको हम बोलते हैं सिंगल बॉन्ड। तो ये है H2। H2 कैसे बना है, दोनों हाइड्रोजन आपस में एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर किए हुए हैं, इसलिए इस बॉन्ड का नाम क्या है, सिंगल बॉन्ड। ध्यान देना, सिंगल बॉन्ड। तो एकल बंध इसको बोलते हैं हम लोग। एकल बंध में क्या होता है कि 2 एटम एक एक इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करते हैं। तो ये है हमारे पास में कोवैलेंट बॉन्ड। अब ध्यान देना, इस पे क्या कोई चार्ज आया, जैसे NaCl के ऊपर प्लस और माइनस चार्ज आता था, नहीं आया, किसी के ऊपर कोई चार्ज नहीं है। जब किसी के ऊपर कोई चार्ज नहीं है तो ये पानी में नहीं घुलेगा। जैसे हम पढ़े थे कि आयनिक बॉन्ड वाटर में सॉल्युबल होता है, लेकिन कोवैलेंट बॉन्ड क्या होगा, नहीं होगा। कोवैलेंट कंपाउंड होंगे, नहीं होंगे, ठीक है। तो आयनिक बॉन्ड नहीं, यहाँ पे आयनिक कंपाउंड लिखे हम लोग तो ज्यादा ठीक है, यानी बॉन्ड तो ये है NaCl के बीच में आयनिक बॉन्ड है, लेकिन NaCl कैसा कंपाउंड है, आयनिक कंपाउंड है। ऐसे इसी तरीके से जिसमें कोवैलेंट बॉन्ड होगा, जैसे हाइड्रोजन में क्या होता है, कोवैलेंट बॉन्ड है, तो हाइड्रोजन कैसा कंपाउंड है, कोवैलेंट कंपाउंड है। यानी जिसमें सहसंयोजक बंध वो सहसंयोजक यौगिक, जिसमें आयनिक बंध वो आयनिक यौगिक। और दोनों में अंतर क्या है कि आयनिक बंध में पानी में आयनिक कंपाउंड क्या होते हैं, आयनिक यौगिक क्या होते हैं, जल में घुल जाते हैं, लेकिन सहसंयोजक यौगिक जो होते हैं वो जल में नहीं घुलता। जैसे H2 है तो ये जल में नहीं घुलेगा, इसका उल्टा, इसका हाई मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट होता था, यानी ये बहुत ही उच्च ताप पे गलता या पिघलता था, ठीक है, गलता था या उबलता था। तो इसी तरीके से जो हाइड्रोजन है इसका लो होगा मेल्टिंग पॉइंट, लो मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट। तो इसका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, लो होगा। तो जो कोवैलेंट बॉन्ड होते हैं वो आयनिक बॉन्ड के उल्टे होते हैं, इसको ध्यान देना। 3 अंतर बता रहे हैं आयनिक बंध में और कोवैलेंट बॉन्ड में। कार्बन हमेशा कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है। अभी हमने कार्बन का एग्जांपल नहीं लिया, अभी मैंने हाइड्रोजन का एग्जांपल लिया, लेकिन इसको ध्यान रखिएगा एकदम से कि कार्बन हमेशा कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है। और एक चीज कि आयनिक बंध और कोवैलेंट बंध में अंतर क्या है, तो आपको पता होना चाहिए कि जो आयनिक बंध होता है वो इलेक्ट्रॉनों के ट्रांसफर से बनता है, जबकि जो कोवैलेंट बॉन्ड होता है वो इलेक्ट्रॉनों के शेयर से बनता है, यानी शेयरिंग होती है इलेक्ट्रॉन की। और दूसरा अंतर क्या है कि आयनिक बंध में आयनिक जो कंपाउंड्स होते हैं वो वाटर में सॉल्युबल होते हैं, पानी में घुल जाते हैं, लेकिन जो कोवैलेंट कंपाउंड्स होते हैं वो पानी में नहीं घुलते हैं। और तीसरा और अंतिम अंतर कि जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं उसकी मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट हाई हुआ करता है, लेकिन जो कोवैलेंट या सहसंयोजक बंध होते हैं उनका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट बहुत ही लो हुआ करता है। तो मैं लेक्चर को यहीं पे विराम देता हूं, क्योंकि लेक्चर ज्यादा लंबा हो जाता है तो बच्चों को देखने में थोड़ी सी असुविधा होती है। अगले लेक्चर में यहीं से फिर से स्टार्ट करूंगा कि कोवैलेंट बॉन्ड किसमें किसमें पाए जाते हैं, उसके एग्जांपल्स और सारे। अभी तो हम केवल सिंगल बॉन्ड देखे हम लोग, अभी सिंगल बॉन्ड के आगे डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, क्या 4 बॉन्ड भी हो सकते हैं क्या, ठीक है। जैसे हम लोग सिंगल बॉन्ड देखते हैं, डबल बॉन्ड देखते हैं, ट्रिपल देखते हैं, तो क्या 4 भी हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं। इन सारी चीजों के बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। थैंक यू सो मच।